नमस्ते एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक का नाम है डिस्ट्रप्शन ऑफ इनेट कंपोनेंट दैट कैन इम्पैक्ट अडेप्टिव रिस्पॉन्स। तो बेसिकली ये भी प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी का ही पार्ट है। यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे हमारे इनेट कंपोनेंट में अगर डिस्ट्रप्शन होगा तो हमारे अडेप्टिव रिस्पॉन्स पे वो कैसे अफेक्ट पड़ेगा और उसके कारण कौन सी बीमारियाँ हमें हो सकती हैं। तो जो हमारा इनेट इम्यून का डिफेक्ट आता है वो उसका मेन जो कारण रहता है वो माइलॉइड सेल क्लीनियज या कॉम्प्लीमेंट रहते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम की वजह से होता है। तो माइलॉइड सेल जो रहते हैं वो हमारे बोन मैरो सेल्स आते हैं एक टाइप के, वो आप उन्हें स्टेम सेल्स कह सकते हैं। इन्हीं से हमारे रेड ब्लड सेल्स या प्लेटलेट्स या फिर दूसरे जैसे हमारे इओसिनोफिल्स या बेसोफिल्स ये वाले सेल्स रहते वो सब बनते हैं, या मोनोसाइट्स ये सब बनते हैं। और दूसरे वाले टाइप से जो ल्यूकोसाइट वाले लीनिएज आते हैं जहाँ से टी सेल्स और बी सेल्स बन के निकलते हैं। तो ये एमाइलॉइड सेल्स एक टाइप के स्टेम सेल्स है। और कॉम्प्लीमेंट बेसिकली वो छोटे कॉम्प्लीमेंट कैस्केड प्रोटीन है जो एंटीबॉडीज़ के मदद से किसी भी पैथोजन या फिर किसी बैक्टीरिया या हानिकारक चीज़ों को मारने के काम में आता है। तो कैस्केड बेसिकली कॉम्प्लीमेंट जाते हैं और एंटीबॉडीज़ की मदद से वो उस पैथोजन के सेल मेम्ब्रेन में छेद कर देते और उन्हें मार देते। तो यहाँ ये दोनों चीज़ों में अगर कोई गड़बड़ी होगी तो हमारे इनेट कंपोनेंट या अडेप्टिव रिस्पॉन्स में हमारा फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पे जो डिफेक्ट देखने मिलता है उसमें उसके कारणवश हमारे फाइकोसाइटिक सेल्स के नंबर में कमी हो सकती है, या फिर फाइकोसाइटिस जो प्रोसेस है वो सही से काम नहीं कर सकता, जिसके वजह से हमें बार बार बैक्टीरियल या माइक्रोबियल इन्फेक्शन देखने को मिलता है पीड़ित में। अब जो फाइकोसाइटिक सेल्स है बेसिकली वो सेल्स है जो फाइकोसाइटोसिस करते हैं। और फाइकोसाइटोसिस मतलब क्या होता है कि कोई भी सेल्स की अभी जब किसी चीज़ को अंदर अपने सेल्स के अंदर लेता है, बेसिकली एक तरीके से बोल सकते हैं आप, उसे खा लेता है और उसे डाइजेस्ट कर लेता है, तो हम उसे फाइकोसाइटोसिस बोलते हैं। नॉर्मली ये चीज़ हमारे माइक्रोफाइजेस करते हैं, जहाँ पे वो बैक्टीरिया को फाइकोसाइटोसिस करके खा के उन्हें डाइजेस्ट करके छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं ताकि वो हमें नुकसान ना पहुंचा सके। अब जो फाइकोसाइटिक प्रोसेस है ये कई लेवल पे कई स्टेजेस पे इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे सेल मोबिलिटी, अडहेरेंस, या सीधा फाइकोसाइटोसिस प्रोसेस में ही हो सकती है, या फिर इंट्रासेलुलर लेवल पे जो माइक्रोब्स को माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारना रहता है वो भी सही से ना हो पाती हो। तो इन कारणवश हमारे अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स में फ़र्क पड़ेगा, असर पड़ेगा। तो इसमें जो बीमारियाँ आती है, जो सबसे पहली बीमारी है ल्यूकोसाइट एडिशन डिफिशेंसी। तो बेसिकली हमारे जो सेल्स रहते हैं, सेल्स के सरफेस के ऊपर इंटीग्रिन नामक प्रोटीन फैमिली रहती है जो एक दूसरे से बाइंड या फिर एक दूसरे सेल से जुड़ने के काम में यूज़ होता है उसका। तो ये जो इंटीग्रिन प्रोटीन्स हैं इसमें जो तीन हम बात करने वाले हैं वो हैं LFA1, MAC1 और GP150 या फिर 95। अब ये तीनों में एक चेन कॉमन है जिसका उस चेन का नाम है CD18 चेन, ठीक है। अब जो ये ल्यूकोसाइट एडिशन डिफिशेंसी है, इस बीमारी में बेसिकली ये जो CD18 चेन रहती है ये डिफेक्टिव रहते हैं, मतलब ये ख़राब रहती है। अब इस एक चेन जो बन रहा है इसके ख़राब होने के कारण ये तीनों इंटीग्रिन प्रोटीन सही से अपना काम नहीं कर पाते। अब क्योंकि ये सही से अपना काम नहीं कर पा रहे तो फिर ये दूसरे जो हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स है जिन्हें अडहेरेंस चाहिए, या फिर जो इनसे आके मतलब अडहेर करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं किसी कारणवश, वो नहीं कर पाते, और इसके कारण हमें हमारे इम्यून रिस्पॉन्स पे फ़र्क पड़ता है। अब इसके कारणवश हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो वीक हो जाता है और हमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के इन्फेक्शन देखने मिलते हैं। इसके साथ ही साथ हमें ये जो पीड़ित रहते हैं उनके अंदर फंगल इन्फेक्शन भी देखने मिलता है। अब देखिए जो नॉर्मल हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स है कुछ इस तरह से होता है कि हमारा जो टी सेल रहेगा वो आएगा और किसी सेल्स के ऊपर अडहेर करेगा और उसके बाद वो लुढ़कता हुआ उस साइट्स पे जाएगा जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो या फिर जहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट या फिर साइट ऑफ इन्फेक्शन है। तो इस तरह से इसलिए वो अडहेरेंस या फिर सेल से जुड़ना इतना ज़रूरी रहता है ताकि वो रोल कर सके और जा सके इस जगह पे जहाँ पे इन्फेक्शन है और वहाँ पे जाके उसे मार सके। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो एडिशन है वो सही से काम नहीं कर रहा है तो हमारा जो ल्यूकोसाइट है वो सही से हमारे साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन पे नहीं जा सकता, और क्योंकि वो वहाँ पे सही से नहीं जा पा रहा है या फिर उसका जाने में कुछ दिक्कत आ रही है उसे,
तो उसके कारणवश हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जो रहता है वो वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। अब जो हमारा इसके कारणवश जो हमने पहली बात किया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो होता ही है, फंगल इन्फेक्शन भी देखने मिलता है, और इसके कारणवश हमारा जो वायरल इम्यूनिटी है वो भी थोड़ा बहुत इसके वजह से इसके ऊपर असर पड़ता है, वायरल इम्यूनिटी के ऊपर भी। अभी जो हमारा ये जो बीमारी है ल्यूकोसाइट एडिशन डेफिशिएंसी, अब इसकी सीवियरिटी बहुत ही अलग अलग विविधता दिखाती है। कुछ लोग जो पीड़ित आते हैं वो कुछ मतलब सालों में ही मर जाते हैं, जबकि कुछ लोग जाते हैं वो करीब 40 सालों तक जीते हैं। अब ये विविधता क्यों है ये हमें अभी तक नहीं पता। अब जो दूसरी बीमारी है यहाँ पे उसका नाम है क्रोनिक ग्रैन्युलोमाटस डिसीज़। अब ये जो बीमारी है इसमें बेसिकली हमारा जो फाइगोसाइटिक सेल्स है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम रहता है। अब ये दो फॉर्म में होती है, पहला है एक्स लिंक्ड फॉर्म जो 70% पेशेंट में होती है, और दूसरा फॉर्म है उसका वो है ऑटोसोमल रिसेसिव फॉर्म जो बाकी के 30% पेशेंट में होती है। इसमें होता क्या बेसिकली, जब हमारा फाइगोसाइटिक सेल है, हमने जैसे पहले ही बताया था कि वो कोई भी बैक्टीरिया या पैथोजन को फाइगोसाइटोसिस करते हैं और उन्हें अपने अंदर लेते हैं, जिसके बाद वो उन्हें मारते हैं और इसका डाइजेस्ट करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं ताकि वह हमारे शरीर को कुछ हानि ना पहुंचा पाए। तो ये फाइगोसाइटिक सेल्स है, ये फाइगोसाइटिस करने के बाद में वो बैक्टीरिया को मारने के लिए जिस चीज़ का यूज़ करते हैं उसे कहते हैं सुपर ऑक्साइड। ये बेसिकली बहुत ही रिएक्टिव कंपाउंड्स रहते हैं जो बैक्टीरिया को मारने के काम में आते हैं, और ये सुपर ऑक्साइड बनाने के लिए वो NADPH ऑक्सीडेटिव पाथवे का यूज़ करते हैं। अब जो ये बीमारी है क्रोनिक ग्रैन्युलोमाटस डिसीज़, इसमें बेसिकली होता क्या है कि हमारा जो NADPH ऑक्सीडेटिव पाथवे है वो डिफेक्टिव हो जाता है। अब क्योंकि वो डिफेक्टिव है, वो सही से काम नहीं कर रहा, तो हमारा सुपर ऑक्साइड सही से नहीं बन पाता, जिसके कारण हमारा जो फाइगोसाइट सेल है वो किसी पैथोजन को फाइगोसाइट करने के बाद उसे सही से मार नहीं पाता है, इसलिए हमारा इम्यून रिस्पॉन्स वीक रह जाता है। अब इसमें क्या होता है, ये बीमारी से जो पीड़ित रहते हैं उनमें हमें बार बार बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन देखने मिलता है, और इसके अलावा हमें उनके अंदर ज़्यादा इन्फ्लेमेशन भी देखने मिलता है। इन्फ्लेमेशन बेसिकली मतलब सूजन, तो ये इनके अंदर बार बार सूजन होती है। अब क्योंकि इन्फेक्शन होता है और बार इन्फेक्शन से मतलब लड़ने के लिए सूजन होती है अंदर, और वो सूजन क्योंकि इन्फेक्शन सही से ख़त्म नहीं कर पा रहा है माइक्रोफेजेस, तो सूजन बनी रहती है बहुत देर तक। तो इसके कारण ये बार बार होने के कारण उसके शरीर के अंदर एक मास जैसा इकट्ठा हो जाता है, उसको हम कहते हैं ग्रैन्युलोमास। अब इसी ग्रैन्युलोमास के नाम पे ही इस पूरे बीमारी का नाम पड़ा है। अब जो हमारा जो हमने कहा था ये बीमारी बेसिकली हो रही है क्योंकि हमारा NADPH ऑक्सीडेटिव पाथवे सही से नहीं काम कर रहा है। अब जो उसका जेनेटिक कारण है उसको हमने मैप किया तो हमें पता चला कि कुछ ऐसे डिफेक्टिव फाइगोसोम्स ऑक्सीडेज प्रोटीन्स है जो सही से काम नहीं कर रहे और जो डिफेक्टिव बन रहे हैं, जिसके कारण पूरा पाथवे सही से काम नहीं करता। अब इसका जो ट्रीटमेंट आता है उसके ट्रीटमेंट के लिए बेसिकली एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल हम उन्हें डोसेस देते हैं ताकि वो फंगस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ सके, और इसके अलावा हम उन्हें इंटरफेरॉन गामा भी देते हैं। अब जो इंटरफेरॉन गामा है इसके देने के कारण किसी वजह से वो जो व्यक्ति है वो काफ़ी अच्छा रिस्पांस देता है और लड़ाई में इम्यून रिस्पांस देता है, और उसके कारण वो जो अच्छी खासी ज़िंदगी व्यतीत कर पाता है। अब जो इंटरफेरॉन गामा है ये पर्टिकुलरली काम कैसे करता है ये हमें अभी तक नहीं पता चला है। हमारा जो तीसरा बीमारी है आज का है सीडियाक हिगासी सिंड्रोम। अब ये जो सीडियाक हिगासी सिंड्रोम है बेसिकली एक रेयर ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज़ है जहाँ पे हमें लाइसोसोमल स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट में दिक्कत रहती है व्यक्ति को। तो ये इस बीमारी में हमें क्या देखने मिलता है, तो बार बार हमें रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन मतलब बार बार हमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन देखने मिलता है। इसके अंदर हमें ब्लड क्लॉटिंग, पिगमेंटेशन और न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग में प्रॉब्लम देखने मिलती है। इसके अलावा हमें यहाँ पे न्यूट्रोपेनिया देखने मिलता है जहाँ पे हमारे जो न्यूट्रोफिल्स का नंबर रहता है शरीर के अंदर वो कम हो जाता है। इसके अलावा हमें इम्पेयरमेंट इन टी सेल, NK सेल और ग्रैन्युलोसाइट भी देखने मिलता है जहाँ पे टी सेल, NK सेल और ग्रैन्युलोसाइट सही से काम नहीं कर पाते किसी कारणवश। अब जो इस बीमारी का कारण है बेसिकली वो एक जो लाइसोसोमल ट्रैफिकिंग रेगुलेटर जीन है, इस जीन के अंदर म्यूटेशन के कारण ये बीमारी होती है। अब जो ये लाइसोसोमल ट्रैफिकिंग रेगुलेटर जीन है ये एक प्रोटीन बनाता है जिसका नाम है लिस प्रोटीन,
अब जो लिस प्रोटीन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन रहता है हमारा लाइसोसोम्स में। लाइसोसोम्स में वो ट्रांसपोर्ट और उसके लाइसोसोम का साइज़, मूवमेंट और फंक्शन मेंटेन करने में काम आता है। तो क्योंकि ये म्यूटेशन है यहाँ पे, तो ये लाइसोसोम जो लाइसोसोमल ट्रैफिकिंग रेगुलेटर या लिस जीन है वो सही से लिस प्रोटीन नहीं बना पा रहा है, जिसके कारणवश जो हमारा मूवमेंट, साइज़ और ये फंक्शनिंग है लाइसोसोम का, उसमें प्रॉब्लम हो रही है। तो इसके कारण जो हमारा लाइसोसोम है उसका साइज़ चेंज हो जाता है, वो अक्सर बड़े हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ सेल्स के अंदर ये बड़े बड़े जो धब्बे दिख रहे हैं, बेसिकली बड़े हमारे जो लाइसोसोम का साइज़ बड़ा हो चुका है, उसके कारण ये ऐसे दिख रहे हैं। अब अक्सर जो सेल्स जो इससे पीड़ित होते हैं उसमें कई अलग अलग टाइप के सेल्स पीड़ित हो सकते हैं इससे। इसमें हमें अक्सर देखा गया है जो मेलानोसाइट है, जो हमारे स्किन के सेल्स है, वो भी अक्सर इससे पीड़ित होते हैं, जिसके कारणवश जिनके मेलानोसोम्स है वो भी बड़े हो जाते हैं और उनके अंदर भी ज़्यादा मेलानिन बनने लगता है। अब क्योंकि ये मेलानोसाइट बड़े हो चुके हैं और उनके अंदर ज़्यादा मेलानिन बन चुका है, तो ये मेलानोसाइट्स जो सेल्स है ये मेलानिन सही से ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर पाते। इसकी वजह से हमें जो व्यक्ति है उनके अंदर पिगमेंटेशन देखने मिलता है। अब ये जो हमारे बड़े एनलार्ज लाइसोसोम्स है ये हमें प्लेटलेट्स और नर्व सेल्स में भी देखने मिलता है, जिसके कारण हमें ब्लड क्लॉटिंग और न्यूरोलॉजिकल फंक्शन में भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है व्यक्तियों में। जो व्यक्ति सीलियाक एसिड सिंड्रोम से पीड़ित है उनके लिए हमने शुरुआत में ही एंटी माइक्रोबियल थेरेपी चालू नहीं की और उसके बाद उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं किया, तो वो व्यक्ति कुछ ही सालों के अंदर मर जाता है, क्योंकि उसे कोई ना कोई अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन या फिर जैसे कोई भी अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन के कारण वह 10 साल के अंदर ही मर जाता है। तो इसके कारण इसके ट्रीटमेंट का जो नॉर्मल प्रोसीजर है उसमें हम सबसे पहले एंटी माइक्रोबियल थेरेपी चालू करते हैं और उसके बाद उनसे हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं। हालांकि ये खाली जो मेन इम्यून सेल्स का जो बोन मैरो सेल्स है उनके लिए ही ये एप्लीकेबल है। जो दूसरे सेल्स है जैसे न्यूरोलॉजिकल सेल्स हुए या फिर दूसरे कहीं भी जगह के सेल्स है जिसके अंदर ये दिक्कत है, फाइब्रोसोम्स का एनलार्ज फाइब्रोसोम्स की दिक्कत है, तो उन सेल्स के लिए हम ये थेरेपी यूज़ नहीं कर सकते और उनके लिए कोई भी दूसरा उपाय नहीं है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों का यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद।